Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan, and this is probably the most important video I can ever make on this channel because to clear the UPSC Civil Services exam, the key skill is answer writing. So, in this video, let's talk about how to actually write a good answer. सो आंसर राइटिंग के ना कुछ स्टेप्स हैं. अब जनरली हमें लगता है कि आंसर राइटिंग का मतलब है कि क्वेश्चन देखो और उसको लिखना शुरू कर दो, बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट थिंकिंग इन योर हेड देन स्टार्टिंग टू राइट ऑन पेपर. तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स लेके एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि आंसर कैसे लिखते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक आंसर के बारे में सोचते कैसे हैं. सो आंसर राइटिंग की दो स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेज इज द थिंकिंग स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज इज द एग्जीक्यूशन स्टेज. राइट, तो पहले थिंकिंग स्टेज की बात करते हैं और मैं 2025 के मेंस के ही क्वेश्चंस का एग्जांपल लूंगा. सो द फर्स्ट स्टेज इन ट्राइंग टू राइट एन आंसर इज रीडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द डिमांड. राइट, अब ये बात आपने कई बार सुनी होगी, बट दिस इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स. हमें सबसे पहले ये जानना है कि यार व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, पूछा क्या जा रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो एक दो एग्जांपल्स लेते हैं. ये है GS1 2025 के मेंस का पेपर. ये पहला क्वेश्चन देखो, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. अब क्या इस क्वेश्चन में डिमांड अंडरस्टैंड करना मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान डिमांड है. हड़प्पन आर्किटेक्चर के बेसिक फीचर्स, जो मेन फीचर्स हैं, उनको हमें बताना है. डिमांड इज प्रीटी क्लियर. एक और एग्जांपल देखते हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड एन एंड्योरिंग रेलेवेंस हैज एन एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड. एक्सप्लेन. फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो रेलेवेंस है वो एंड्योरिंग है. फ्रेंच रेवोल्यूशन 200-300 साल पहले हुआ था. 1780s इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इट हैपेंड, एंड सिंस देन टिल नाउ इट हैज अ रेलेवेंस दैट इज एंड्योर्ड द टेस्ट ऑफ टाइम. आज भी उसकी रेलेवेंस है. कंटेम्पररी वर्ल्ड में, आजकल के वर्ल्ड में भी उसकी रेलेवेंस है. इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है. नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. राइट, डिमांड समझना यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. इसी तरह से लेट मी शो यू अ डिफरेंट क्वेश्चन. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 18. How do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. Now, this is not an easy question to understand. अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 30 सेकंड्स के लिए पॉज करके ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एंड देन आई टेल यू. Now, I hope you have paused it, and now let me tell you what this question is actually asking. How do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Given that का मतलब है that yes it is true कि मॉडर्न सोसाइटी में हेल्थ कंसर्न्स तो हैं. इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बन चुकी है. कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, स्ट्रोक बढ़ रहा है. ये सब होने के बावजूद ऐसा कैसे है कि फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं? इस चीज को हमें समझाना है विद द इंडियन एक्सपीरियंस. राइट, सो डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड. तो कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. राइट, पहली चीज है आंसर राइटिंग का स्किल है ये डिस्टिंक्शन करना और हर क्वेश्चन में समझना कि पूछा क्या जा रहा है. Because if we don't understand the demand, we will not answer the demand, and if we don't answer the demand, we will not get marks. तो क्लियर कहानी है कि भाई यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि यार फास्ट फूड इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं इवन दो सोसाइटी में हेल्थ कंसर्न्स हैं. तो क्यों बढ़ रही हैं? तो अब मेरे दिमाग में आएगा, और ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है GS1 का, तो यहाँ पर इकोनॉमिक रीजंस नहीं लिखने हैं, यहाँ पर सोशल रीजंस लिखने हैं. दैट देयर आर डबल इनकम, नो किड्स कपल्स, people do not have time to cook at home, there is food delivery available, convenience है, office culture है, corporate culture है, etc etc. right? So this is the first step. तो किसी भी क्वेश्चन को देख के पहला काम है ये समझना कि यार इसमें पूछा क्या जा रहा है. एक और चीज देखते हैं. ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. सिंपल है. एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल्स. तो इंडिया में सोलर एनर्जी जनरेट करने के कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, दोनों को एक्सप्लेन करना है. सिंपल क्वेश्चन है. तो देर आर अ लॉट ऑफ सिंपल क्वेश्चंस आल्सो, बट देर आर सम टफ डिमांड बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो. तो पहला स्टेप ये है. अब इसके बाद जब हमें समझ आ गया व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, हमारा नेक्स्ट स्टेप जनरली क्या होता है, यार इंट्रो में क्या लिखूंगा. देखो, अगर हमें हर क्वेश्चन को इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन की तरह लिखना है तो वी विल ऑल एग्री कि बॉडी इज
probably 80% of the relevance of the question. Intro is 10%, conclusion is 10%. हम अपना टाइम इंट्रो में लगा देते हैं कि यार इंट्रो में क्या लिखूं, इसमें टाइम लग जाता है, पॉइंट सोचने लगते हैं, बॉडी कॉम्प्रोमाइज होती है. तो थिंकिंग स्टेज पे सेकंड अप्रोच है या सेकंड स्टेप है रादर, थिंक ऑफ द बॉडी फर्स्ट. पहले बॉडी के बारे में सोचो. और बॉडी के बारे में क्या सोचना है कि यार सब पार्ट्स क्या हैं. अब यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स की बात करते हैं. मैं आपको क्लियर रूल बताता हूँ. इफ इट इज अ 10 मार्कर, ट्राई टू डिवाइड इट इनटू 2 सब पार्ट्स. इफ इट इज अ 15 मार्कर, try to divide it into 3 subparts. For each subpart, I have to think of 3 to 4 points. Right? कई लोग कहते हैं कि 15 पॉइंट लिखो, 20 पॉइंट लिखो. वो एक एडवांस स्टेप है, वहां तक भी हम पहुंचेंगे. मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूँ. हर सब पार्ट के लिए 3 से 4 पॉइंट सोचने की कोशिश करो. राइट? और फिर सोचो कि अगर पॉइंट्स नहीं आ रहे, पॉइंट्स उतने ऑब्वियस नहीं है, तो इज देयर एन अप्रोच आई कैन यूज इन दिस क्वेश्चन. अप्रोचेस क्या होती हैं वो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. एक रूल और है इस स्टेप के बारे में कि आपका लास्ट सब पार्ट चैलेंजेस या लिमिटेशंस नहीं हो सकता. तो मान लीजिए आपने पहला सब पार्ट, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, देयर इज एन एक्ट दैट हैज रिसेंटली बीन पास, जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास होना है, राइट, या हो चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है. इसमें मान लो इसके फीचर्स पूछे जाएं, तो आपने पहले लिखा फीचर्स, सेकंड आपने लिखा चैलेंजेस, तो थर्ड वे फॉरवर्ड आएगा. आप फीचर्स, सिग्निफिकेंस और थर्ड चैलेंजेस पे खत्म नहीं कर सकते. द थर्ड सब पार्ट आइडियली शुड नॉट बी चैलेंजेस. कभी कभी ये रूल ऑब्वियसली वायलेट होता है, बट अगेन हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं. तो अब इस बॉडी वाले पार्ट को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं. फिर से क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन देखो जो हमने अभी देखा था, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन. कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. कितने सब पार्ट्स चाहिए मुझे? 2 सब पार्ट. एग्जाम ने क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, एग्जामिनर ने, एक इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सिंपल. तो कई क्वेश्चंस में काम बहुत सिंपल होता है. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. सब पार्ट्स तो दिए हुए हैं. व्हाट आर सुनामीज एक सब पार्ट है, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड सेकंड सब पार्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड पार्ट है, और हर जगह मुझे एग्जांपल्स देने. तो यहां पर भी सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. बट देर आर क्वेश्चंस वेयर आइडेंटिफाइंग सब पार्ट्स आर डिफिकल्ट. जैसे ये पहला क्वेश्चन ही देख लो, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. सुनने में तो आसान लग रहा है, बट इसके सब पार्ट्स कैसे लेके आओगे? इसमें सब पार्ट्स पूछे ही नहीं है. इसमें एक ही सब पार्ट में आपको 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे. इसमें एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिफरेंट सब पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट. तो हर बार ये रूल फॉलो नहीं होगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स बनेंगे, बट वी कैन ट्राई. राइट? अब ये वाला क्वेश्चन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एन एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. फ्रेंच रेवोल्यूशन की आज तक रेलेवेंस है. कैसे बनाओगे इसके सब पार्ट्स? बन ही नहीं पाएंगे. 15 मार्क का क्वेश्चन है. एक ही सब पार्ट में मुझे अराउंड 12 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो अप्रोचेस काम आती हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरे से पूछा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की एंड्योरिंग रेलेवेंस है, तो मैं कहूँगा ठीक है, लेट मी थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ जीएस पेपर वाइज अप्रोच. मैं जीएस का जो पूरा सिलेबस है उसको मैप कर लेता हूँ. सोशली क्या रेलेवेंस है? क्या जोग्राफिकली भी कोई रेलेवेंस है? शायद नहीं. हिस्टोरिकली क्या रेलेवेंस है? ठीक है. फिर पॉलिटिकली क्या रेलेवेंस है? एजुकेशन में क्या रेलेवेंस है? सोशल जस्टिस के लिए क्या रेलेवेंस है? गवर्नेंस के लिए क्या रेलेवेंस है? फिर इकोनॉमिकली क्या रेलेवेंस है? साइंटिफिकली कोई रेलेवेंस है क्या? एनवायरमेंटली कोई रेलेवेंस है क्या? देन सिक्योरिटी वाइज कोई रेलेवेंस है क्या? कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं. मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने बस जीएस मेंस का सिलेबस आपको बताया है उसके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, एंड दैट इज ऑल आई हैव डन. द सब्जेक्ट्स ऑफ द जीएस मेंस इज ऑल आई हैव डन टू पुट सम रेलेवेंस हियर, और इससे मैं पॉइंट्स जनरेट कर रहा हूँ. राइट? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू. जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. अब मुझे एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 8 से 9 पॉइंट लिखने हैं. तो मैं सोच सकता हूँ यार एक पूरी हड़प्पन सिटी के बारे में सोचते हैं. वहाँ पर टाउन प्लानिंग कैसी थी, सिटाडेल था, ड्रेनेज थी, लोग कहाँ रहते थे, कहाँ जाते थे, ग्रेट बाथ थी. ऐसे करके मैं एक सिटी के बारे में, सिटी में जो भी चीज़ें होती हैं, रोड्स होती हैं, हाउसेज होते हैं, कोई पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रैनरीज होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिक्रिएशन के लिए होते हैं. वैसे सोच के मैं यहाँ पर पॉइंट्स जनरेट कर सकता हूँ. अब एक GS2 का क्वेश्चन देखते हैं. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द US.
आर देयर एनी लिमिट्स इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। अब इस क्वेश्चन में 10 मार्कर क्वेश्चन है बट मल्टीपल सब पार्ट्स बनेंगे। जैसे यहाँ पहला सब पार्ट बनेगा कंपैरिजन ऑफ पार्डनिंग पावर बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट, फिर होगा लिमिट्स टू पार्डनिंग पावर, थर्ड होगा प्रीएम्प्टिव पार्डन, राइट। सो अगेन दिस रूल इज नॉट यूनिफॉर्म बट कभी कभी इसके एक्सेप्शंस होंगे, बट हाँ ब्रॉडली हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि हमें सब पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर सब पार्ट में 3 से 4 पॉइंट सोचने हैं। कभी कभी मैं अप्रोच यूज कर सकता हूँ, अप्रोच यूज करके मेरे पॉइंट्स जनरली ज्यादा हो जाते हैं। बॉडी सोचने के बाद इंट्रोडक्शन सोचनी है, राइट। अब इंट्रोडक्शन में क्या सोचना है, क्या कोई रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है, क्या कोई डेटा है, क्या कोई कोट है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, क्या कोई डेफिनेशन है दैट आई कैन यूज। अगर ऐसा कुछ है तो उसको इंट्रोडक्शन में यूज करना हमेशा फायदेमंद रहता है। अब इन्हीं क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे थे प्रीएम्प्टिव पार्डन्स वाला, ये क्वेश्चन आया ही इसलिए था बिकॉज जो बाइडन ऑन हिज लास्ट डे इन ऑफिस had given a preemptive pardon to himself and his son Hunter Biden। तो ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं। जो सोलर एनर्जी का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में अगर मुझे कुछ डेटा पता है तो मैं उसे इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूँ, राइट। अगर मुझे कोई कोट पता है अबाउट हरप्पन आर्किटेक्चर जो किसी अच्छे हिस्टोरियन ने या हिस्टोरिकल स्कॉलर ने दिया हो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। दिस इज हाउ यू देन थिंक ऑफ द इंट्रोडक्शन। फाइनली मैं सोचता हूँ कंक्लूजन के बारे में कि यार क्या कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कोई स्कीम, कोई कोर्ट या कोई कमिटी एग्जिस्ट करती है जिसको मैं कोट कर सकूं। जैसे एक GS3 का क्वेश्चन देखिए, GS3 में यहाँ पर क्वेश्चन आया था ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। नाउ दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन इन दिस ईयर्स बजट। तो जब मैं इस क्वेश्चन का कंक्लूजन सोच रहा हूँ तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि हाँ बजट में भी गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात की है, राइट। या मुझे कुछ कमिटी का नाम पता हो, जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे ऑन ग्राउंड वाटर चैलेंजेस, राइट। आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 13 या डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब यहाँ पर अगर आपको मिहिर शाह कमेटी के बारे में पता है ऑन वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया तो उनको आप कोट कर सकते हो इन द कंक्लूजन, इट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। कंक्लूजन के बारे में एक चीज और है कि थोड़ा सा इसको पॉजिटिव नोट पे सोचना होता है। लास्ट चीज मैं सोचता हूँ वैल्यू एडिशन, कि यार क्या मैं कोई मैप, कोई डायग्राम, कोई केस स्टडी मेंशन कर सकता हूँ। तो जैसे हम ये सोलर एनर्जी वाला क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पर क्या कोई मैप सोचा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ इंडिया का मैप सोचा जा सकता है। ये जो सुनामीज वाला क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर कोई मैप सोचा जा सकता है? यस, यहाँ वर्ल्ड मैप सोचा जा सकता है और वर्ल्ड मैप में रीसेंट सुनामीज को मार्क किया जा सकता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज द थिंकिंग स्टेप। आपको थोड़ा सा टाइम थिंकिंग में लगाना है एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये एक स्किल है जो आप धीरे धीरे सीखोगे। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम इस थिंकिंग को 1 मिनट में ले आएं। देखो 1 मिनट में ये सारी चीजें सोची नहीं जाएंगी बट 1 मिनट में ये हो जाता है कि ब्रॉडली दिमाग में आइडिया हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग एंड थिंकिंग अलोंग साइड। बट जब तक मुझे ये थिंकिंग नहीं आई मैं राइटिंग नहीं कर पाऊंगा। नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट लेट मी शो यू द थिंकिंग फॉर वन कंप्लीट क्वेश्चन। एक पूरे क्वेश्चन के लिए मैं आपको सारे स्टेप्स सोच के दिखाता हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स नाउ सी दिस एंटायर प्रोसेस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। Explain the factors influencing the decision of farmers on the selection of high value crops in India। अब पहले क्या समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। हाई वैल्यू क्रॉप्स होते क्या हैं यार? वीट राइस नहीं होते हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं जिनसे फार्मर को ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, राइट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ये हाई वैल्यू हाई रिटर्न क्रॉप्स होती हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फार्मर इस बेसिस पे किन फैक्टर्स पे डिसीजन लेता है, राइट। क्या वो फैक्टर्स हैं जो फार्मर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। और कौन से हाई वैल्यू क्रॉप्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बतानी है। दैट फर्स्ट दे आर सिलेक्टिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड विच हाई वैल्यू क्रॉप्स आर दे सिलेक्टिंग। अब क्वेश्चन एक ही सब पार्ट का है, यहाँ पर मल्टीपल सब पार्ट्स बनाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो शायद मैं एक अप्रोच यूज़ करूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर एक फार्मर होगा, अब मैं बॉडी सोच रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ अ फार्मर एंड दे हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन अ हाई वैल्यू क्रॉप, तो वो क्या क्या सोचेंगे? वो पहले अपने लिए सोचेंगे। तो फार्मर विल थिंक फॉर देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ सम ज्योग्राफी ऑल्सो, कि यार उनकी सॉइल
किन किन क्रॉप्स को सपोर्ट कर सकती है, तो ये एक फैक्टर है। सेकंड, जो फार्मर्स हैं वो एनवायरमेंटली सोच सकते हैं कि यार एनवायरमेंटली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। अगर उन्हें दिख रहा है कि किसी से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उनकी सॉइल बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगी, आगे चल के उनको उतने रिटर्न्स नहीं देगी, ज़्यादा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट है जो उनके लिए खुद भी हार्मफुल हो सकती है, तो वो शायद सिलेक्ट ना करें। देन फार्मर विल थिंक अबाउट कि यार मुझे गवर्नमेंट पॉलिसी से कोई सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की एजेंसीज ने उनको सपोर्ट किया है, वहाँ उनको फ़ायदा होगा। फिर वो मार्केट्स के लिए सोच सकते हैं। अब मार्केट्स जो हैं वो डोमेस्टिक भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, तो वो सोच सकते हैं कि डोमेस्टिकली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स खाना चाहते हैं, राइट, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इंटरनेशनली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें डिमांड ज़्यादा है, तो उनको ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर से एक सिंपल सी अप्रोच, जैसे स्टेक होल्डर अप्रोच बोलते हैं, एक सिंपल सी अप्रोच चूज करके आई हैव कम अप विद 7 to 8 पॉइंट्स विच इज सफिशिएंट। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर्स, मार्केटिंग फैक्टर्स इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। इसमें आप और फैक्टर्स भी डाल सकते हो। ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर एक्सटेंशन सर्विसेज अच्छी हैं, तो रिसर्च अच्छी है। ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इनपुट्स प्रॉपरली अवेलेबल हैं, जैसे कि इनकी सीड्स वगैरह बेटर अवेलेबल होंगी, उनको फार्मर्स बेटर सेलेक्ट करेंगे। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अभी भी व्हीट राइस की तरफ पुश करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं बताना कि फार्मर्स क्यों हाई वैल्यू क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ से होता है। तो इवन द फैक्ट दैट देयर इज एन एमएसपी and a high procurement for wheat and rice is a factor I can write here. So I can now that I'm thinking कि यार इसको मैं divide कर सकता हूँ, decisions that push to them towards high value crops and decisions that push them away from high value crops. And high value crops में भी there are certain high value crops जहाँ पर ज़्यादा फार्मर्स पुश करते हैं या ज़्यादा फार्मर्स जाते हैं, क्योंकि मे बी गवर्नमेंट सपोर्ट है या हमारी सॉइल उसको सपोर्ट करती है या इकोनॉमिकली उसके बेटर बेनिफिट्स हैं, राइट। तो ऐसे करके मैंने बॉडी सोची। जब बॉडी मैंने सोच ली, अब मैंने सब पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, डिसीजंस ऑफ द फार्मर्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड सेलेक्टिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स, अवे फ्रॉम सेलेक्टिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, करेक्ट। और इसमें मैंने स्टेक होल्डर सोच लिए, तो अब मुझे पता है मैं पॉइंट्स जनरेट कर लूंगा। नाउ आई विल थिंक ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था, यार अगर मेरे पास कोई डेटा है, राइट, अगर मेरे पास कोई डेटा है, तो मैं यहाँ पर लिखने के लिए बिल्कुल वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि यार इतने हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, इतने फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इतने फार्मर्स अभी भी मोनोकल्चर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे अटके हुए हैं और वो हाई वैल्यू क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई नहीं करे हैं, राइट। अगर डेटा नहीं है, देन आई कैन जस्ट डिफाइन हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड से दैट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चरल मिशन। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं सोचूंगा कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। कंक्लूजन में मैं यहाँ पर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव है, जो धन धान्य योजना है जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात की हुई है, या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन जनरल, इन तीनों को कोट कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे पास कोई केस स्टडी है, जैसे नीति आयोग की एक केस स्टडी है कि अगर फार्मर वीट या राइस उगाते हैं तो उनको 30 to 35,000 रुपीज़ पर एकड़ का रिटर्न मिलता है, बट अगर वो हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो ये रिटर्न कभी कभी 10 फोल्ड होके 3 लाख पर हेक्टेयर भी हो सकता है। तो ये भी मैं केस स्टडी लिख सकता हूँ। एंड नाउ आई हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग, आई हैव थॉट ऑफ द इंट्रोडक्शन, आई हैव थॉट ऑफ द कंक्लूजन, आई हैव थॉट ऑफ द बॉडी, आई हैव थॉट ऑफ द केस स्टडी, एंड नाउ आई कैन स्टार्ट राइटिंग। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये काम ऐसे ही करना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड डू इट। यू शुड फर्स्ट थिंक, टेक टाइम। शुरू में टाइम का चैलेंज मत लो, पहले आराम से सोचो, फिर लिखना स्टार्ट करो। शुरू में शायद आपको ये सोचने में, जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट लगा दिए होंगे, मेंटली आपको सोचने में हो सकता है 5 मिनट लगे, उस टाइम को कम करना है। सेकेंड स्टेप है उसको साइमल्टेनियसली करना है, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको करके दिखाया इन टर्म्स ऑफ हाउ यू थिंक। सेकेंड स्टेप है एग्जीक्यूशन, कि अब मैं इसको पेपर पे कैसे उतारूं। तो पेपर पे उतारने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यूपीएससी की मेंस की आंसर शीट। तो पहले तो मेंस की आंसर शीट ऐसे दिखती है, ना उसमें ऊपर लाइन होती है, ना उसमें यूपीएससी ऊपर लिखा होता है, ना नीचे लाइन होती है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सिर्फ साइड में 2 लाइनें होती हैं और लिखा होता है कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। तो यहाँ आप कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ जनरली एग्जामिनर की स्पेस होती है। दिस इज व्हाट अ शीट लुक्स लाइक इन द यूपीएससी मेंस। यहाँ पर क्वेश्चन होता है जनरली, ये ब्लैंक शीट है, जैसे क्वेश्चन मान लो 10 मार्कर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, फिर अगला पेज ब्लैंक होगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे फिर से क्वेश्चन लिखा होगा, राइट। सो दिस इज द पेज दैट वी आर अल्टीमेटली गेटिंग।
तो अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ें सोचनी है? सबसे पहले हमें सोचना है कि इंट्रोडक्शन, अब लिखना तो मैं इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूँगा, सोचूं मैं कैसे भी, राइट? तो जब मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ मुझे जानना है कि यार इट कैन नॉट बी मोर देन 3 to 4 लाइन्स। 3 to 4 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन को, तो मे बी यहाँ तक उसको ख़त्म करना है, कोई लाइन नहीं खींचनी है इंट्रोडक्शन के बाद, बट येस दिस इज़ वॉट यू डू। तो इंट्रोडक्शन क्रिस्प होनी चाहिए, 3 to 4 लाइन्स की होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखते हुए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ जो आप सोच सकते हो, टेल देम वॉट यू आर गोइंग टू टेल देम। समझ रहे हो? उन्हें बताओ आप उन्हें आगे क्या बताने वाले हो, सारा बता मत दो। इंट्रोडक्शन इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस व्हाट यू आर गोइंग टू से। तो ये फर्स्ट चीज हो गई, 3 से 4 लाइन आपने इंट्रोडक्शन की यहाँ पर लिख दी। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी में हमने क्या डिसाइड किया था कि यार हमें सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग्स होनी चाहिए क्लियर एंड डिमार्केटेड, बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, डिमार्केटेड सब हेडिंग्स दिखनी चाहिए कि ये पहली सब हेडिंग है, ये दूसरी सब हेडिंग है। एंड इफ पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, pick subheadings directly from the question and there should be equal points for each subheading। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सबहेडिंग में तो आपने 10 पॉइंट लिख दिए, एक में 2 लिखे। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों में आप एग्जैक्टली 4 लिखोगे, बट ट्राई टू डिवाइड देम एज इक्वली एज पॉसिबल। तो एक सिंपल क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा था, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन। तो अब मैं सोचूंगा कि अगर मुझे इसका आंसर लिखना है, तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में सोलर एनर्जी जनरेशन के बारे में कुछ लिखा, मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है, वो मैंने लिखा कि इंडिया में कितना हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर पहली सब हेडिंग बनाऊंगा ऐसे, बिल्कुल क्लियरली, राइट? देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर सब हेडिंग दिख रही है। एंड आई विल पिक इट अप फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले क्या है, इकोलॉजिकल, तो यहाँ मैं लिखूंगा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, राइट? और फिर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखना स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4, लेट से आई हैव 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन दोबारा देखो, क्वेश्चन कहता है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो मैं जितना पॉसिबल होगा हर पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, फिर लिखूंगा एग्जाम्पल, यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एग्जाम्पल, यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एग्जाम्पल। जितना पॉसिबल होगा, सब में पॉसिबल नहीं होगा, इतने एग्जाम्पल शायद मेरे पास ना हो, जितना पॉसिबल होगा मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। अब मैं आऊँगा अपने सेकंड सब पार्ट पे। सेकंड सब पार्ट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो क्लियर सब हेडिंग बनाऊंगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। लेट्स से आई हैव 4 पॉइंट्स, तो 1 2 3 और 4 ऐसे नंबर करूंगा। पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स की बात की है, एग्जाम्पल दूंगा। पॉइंट लिखूंगा, ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। पॉइंट लिखूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। दिस इज व्हाट आई विल डू इवन हियर। फिर मैं यहाँ से कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करूंगा। जनरली व्हेन वी राइट द कंक्लूजन, थोड़ी सी स्पेस यहाँ से छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, फ्रॉम दिस पॉइंट दैट शोज दैट यू हैव चेंज द पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ये जो सोलर एनर्जी जनरेशन है ये हमारे INDCs के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे मिशंस लेके आई है, लाइक PM कुसुम, लाइक प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, बहुत सारे मिशंस या इनिशिएटिव्स, या किसी को भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैं कंक्लूजन दूंगा। अब मान लीजिए मुझे वैल्यू एडिशन भी करनी हो और दिखाना हो कि इंडिया में कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी है, तो वो काम होगा इधर, somewhat like this. Let's say I will make a box separately and here I will draw the map of India and show कि यार अच्छा इंडिया में सोलर एनर्जी जनरेशन कहाँ कहाँ होती है। तो ऐसे एक क्विक मैप बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इट डज नॉट हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, राइट? आप कहेंगे तो एक और वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा कि ये कैसे करना होता है। इस टाइप का मैप सफिशिएंट है। और फिर आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए कि अच्छा यहाँ पर इस एरिया में सोलर एनर्जी जनरेशन ज़्यादा है, और बाकी ऑफ जो एरियाज़ हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेशन ज़्यादा है उसको मार्क करके, अगर आपके पास और स्पेसिफिक डेटा है तो उसको मार्क करके यहाँ पर इवन बेटर है अगर आप लिख दें फिगर सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, राइट? एंड द डायग्राम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेबलिंग इज इम्पॉर्टेंट। लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब अगर एग्जामिनर इस आंसर को देखेगा, होलिस्टिक व्यू देखेगा, एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो एक एक लाइन पढ़ेगा, वो ब्रॉडली
ऊपर से नीचे रीड करेगा, राइट? तो वो कैसे रीड करेगा? यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी हुई है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। एग्जामिनर ने आंसर देखा कि यहाँ पर बच्चे ने इंट्रोडक्शन दी हुई है, फिर लिखा हुआ है इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, 4-5 पॉइंट हैं, 3-4 में एग्जाम्पल भी हैं और एक मैप भी है, बहुत बढ़िया। फिर है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, 4 पॉइंट हैं, 3 में एग्जाम्पल भी है, फिर एक कंक्लूजन है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स है। कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं किया है ना, आपको लग रहा होगा कि बेसिक सी चीज़ है। इफ़ यू डू दिस इन एवरी क्वेश्चन, जो मैंने आपको यहाँ करके इस क्वेश्चन के लिए दिखाया है, अगर आप ये हर क्वेश्चन में कराओ ना, आई कैन गारंटी टू यू दैट यू विल क्लियर मेंस। मार्क्स कितने आएंगे, रैंक आएगी या नहीं आएगी, ये बोलना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, बट मीन्स क्लियर हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन के लिए बस इतना करके आ जाओ। तो ये जो आंसर राइटिंग है, मुझे लगता है इसका एक वो बनाया हुआ है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये एक प्रैक्टिस और स्किल है। जैसे क्रिकेट खेलना एक स्किल है, पब्लिक ओरेटरी एक स्किल है, ऐसे ये भी एक स्किल है और इसको सीखा जा सकता है। सो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स इन फॉर यू अंडरस्टैंडिंग कि यार ये स्किल एक्चुअली क्या है। थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आप ट्राई करना कि उसके सब पार्ट्स आप बना सको, राइट? आई विल शो यू अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आप बताओ, ये 10 मार्कर है, आप सोचो इसमें आप कौन कौन से सब पार्ट्स बनाओगे और इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके ट्राई करो। बहुत ईजी है, राइट? इस क्वेश्चन को अगर आप सोच रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप की कभी कभी स्टेटमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी एलिमिनेटेड बाय 2026। अब एक काम करो, इस स्टेटमेंट को मत पढ़ो और फिर क्वेश्चन को पढ़ो। What do you understand by LWE? How are people affected by it? Measures taken by the government. मान लो ये स्टेटमेंट नहीं होती तो भी तो ये क्वेश्चन एज इट इज अपने आप में एक ठीक क्वेश्चन था। What do you understand by LWE? How are people affected? What measures have been taken? है ना? अब इस क्वेश्चन में लेकिन एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी हुई है जो येलो से हाईलाइट करी है। अब यूपीएससी ने अगर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी है तो उसे हमें एड्रेस करना है, एंड द बेस्ट प्लेस टू एड्रेस दिस इज इन द इंट्रोडक्शन। आपको एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन की हेल्प कर रहा है यूपीएससी, कि पहले ही आपकी हेल्प कर रहा है, राइट? तो इस क्वेश्चन के भी आप सब पार्ट सोचना, और क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी हिंट दे दी है तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के भी आप थोड़े से सब पार्ट सोचना। याद रखना ये 2025 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन सोचने में और आसानी होगी। लास्ट ईयर का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दर्दनाक, कावर्डली टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था हमारी कंट्री के अगेंस्ट, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन और उसके बारे में भी सोच सकते हैं, राइट? So I hope this helped. See you again, and please tell me in the comments if there are other things that you need me to help you with. Thank you.